अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हमने केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था। तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 में हमने लास्ट टाइम डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से रिलेटेड पढ़ लिया था। तो आज हम केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 के क्लास 9 के अगले टॉपिक को डिस्कस करते हैं, जिसमें हमारे पास आ जाता है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। अब हम रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल को पढ़ना शुरू करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कवरी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह के पढ़ लिया था। अब जे थॉमसन ने जो डिस्कवरी दी थी प्लम पुडिंग थ्योरी, उसको आगे टेस्ट करने के लिए ये आगे साइंटिस्ट है रदरफोर्ड साइंटिस्ट, इसने आगे अपना काम शुरू किया। और ये बेसिकली एटॉमिक फिजिक्स पर काम करने वाले साइंटिस्ट थे। तो इनके बारे रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है कि रदरफोर्ड्स के बारे में, कि रदरफोर्ड पैदा कहाँ पर हुए थे। रदरफोर्ड पैदा हुए थे नेल्सन शहर है न्यूजीलैंड का, वहाँ पर। और इनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1908 में एटॉमिक फिजिक्स पर काम करने की वजह से। तो ये इनकी थोड़ी सी लाइफ हिस्ट्री है किसके बारे में, रदरफोर्ड्स के बारे में। अब रदरफोर्ड ने परफॉर्म क्या किया, रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो परफॉर्म किया था गोल्ड फॉइल पर। गोल्ड फॉइल पर ये मैंने आपको पहले बता दिया था जब न्यूट्रॉन्स वगैरह प्रोड्यूस हुए थे उसी टाइम, कि रदरफोर्ड ने क्या किया, अब गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया टू अंडरस्टैंड द हाउ नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस कुड को एग्जिस्ट इन एन एटम। कि क्योंकि जे थॉमसन ने यही कहा था ना प्लम पुडिंग के बारे में, कि जो नेगेटिव चार्जेस पर कंसिस्ट करता है और उसके ऊपर जगह जगह पर पॉजिटिव चार्जेस पर एटम कंसिस्ट करता है और उसके अंदर जगह जगह पर नेगेटिव एटम्स क्या हुए हैं, धंसे हुए हैं। ये जे थॉमसन की थ्योरी थी। लेकिन अब रदरफोर्ड की थ्योरी क्या है कि रदरफोर्ड ने अब इसी चीज़ को चेक करने के लिए कि कैसे एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो इसने आगे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। और इसके एक्सपेरिमेंट को हम नाम देते हैं रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इस एक्सपेरिमेंट में इसने क्या किया, इसने बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, यानी कि अल्फा लाइट जो थी, अल्फा पार्टिकल्स की लाइट थी, उसको लिया। उस लाइट को क्या किया, पास करवाया इसने पॉजिटिव चार्ज, जिसका पॉजिटिव चार्ज है तो फॉल ऑन द थिन गोल्ड फॉइल। उसने जो फॉइल फिल्म ली थी उस फिल्म के ऊपर उसने उसको पास करवाया। अब उसने क्या देखा इसको एक्सपेरिमेंट के अंदर, कि उसने जैसे ही ये देखे, ये हमारे पास क्या है, दीज आर द positive charges that were introduced by, that is also called alpha particles, which is introduced into the foil, gold foil। के जो रदरफोर्ड ने क्या किया, ये हमारे पास गोल्ड फॉइल है, उसने गोल्ड फॉइल के एटम में से क्या किया, अल्फा पार्टिकल्स की बीम को पास करवाया। अब जब उसने अल्फा पार्टिकल्स की बीम को पास करवाया तो उसने कुछ चीज़ें ऑब्जर्व की। उसने क्या चीज़ें ऑब्जर्व की कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं, मोस्ट जो ज़्यादातर पार्टिकल्स, जो ज़्यादा पार्टिकल्स थे, वो क्या हुए, वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर गए, यानी कि वहाँ ऊपर कोई भी डिफ्लेक्शन वगैरह नहीं हुई। वो एटम्स, वो उनकी बीम क्या कर गई, सीधी पास कर गई। सेकंड जो उसने ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि जो कुछ पार्टिकल्स थे, अल्फा पार्टिकल्स, वो डिफ्लेक्ट कर गए। जैसे ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है सम डिफ्लेक्ट, स्मॉल डिफ्लेक्शन, यहाँ पर भी आपको डिफ्लेक्शन नज़र आ रही है। तो या फिर कुछ पार्टिकल्स है, तीसरी जो ऑब्जर्व उसने ये किया, या फिर वो क्या कर गए, रीबाउंस, यानी कि वापस से रिफ्लेक्ट हो गए। तो यही तीन ऑब्जर्वेशन जिसने क्या की, जैसे ही उसने गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड करवाया, तो बम्बार्डेड करवाने के बाद उसने ये तीन चीज़ें देखी। तो जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। क्यों, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स क्या हो गए, पास हो गए गोल्ड फॉइल में से गुजरने के बाद बिल्कुल स्ट्रेट गुजर गए। जैसे इधर आपको नज़र भी आ रहा है, ये वाला पार्टिकल, ये सारे जो स्ट्रेट लाइन में जितने आपको नज़र आ रहे हैं वो क्या हुए हैं, वो अल्फा पार्टिकल्स बगैर किसी चीज़ से टकराए हुए गुजर गए। सेकंड जो उसने ऑब्जर्व किया, उसने ये ऑब्जर्व किया कि सम अल्फा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोटे से एंगल पे क्या हो गए, डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा है और ये वाली लाइन पे भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पार्टिकल्स क्या हुए हैं, अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो गए हैं। तीसरी जो चीज़ उसने ये बताई है कि जैसे ही उसने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड करवाया गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो उसने क्या देखा कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपेयर्ड टू रिबाउंस्ड। रिबाउंस का मतलब है कि वो टकराने के बाद वापस आ गए। तो जैसे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये क्या हुआ है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स गुजरे और गोल्ड फॉइल के साथ टकराने के बाद वो वापस आ गए हैं। तो ये चीज़ें उसने क्या की, जैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने ये ऑब्जर्व किया। अब उसकी ऑब्जर्वेशंस में क्या आया, उसने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस बना ली वो ये बना ली, ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। कि ज़्यादातर, क्योंकि देखा जाए तो पीछे डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा है, तो ज़्यादातर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो स्ट्रेट लाइन में गुजर गए हैं, वो बिल्कुल सीधी लाइन से क्या कर गए हैं, पास कर गए हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि ऑलमोस्ट कह रहे हैं कि ऑल द पार्टिकल्स पास थ्रू द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, कि वो अनडिफ्लेक्टेड है, वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बिल्कुल सीधे क्या कर गए,
पास करके वो किसी भी चीज़ के साथ नहीं टकराए, क्योंकि डिफ्लेक्शन तो तभी होगी ना जब वो किसी चीज़ के साथ टकराएंगे। तो जब उसने गोल्ड फॉइल के एटम में से बीम को पास किया तो कह रहे हैं कि ज़्यादातर उसमें से पार्टिकल्स क्या हुए, अनडिफ्लेक्टेड रहे, वो किसी भी चीज़ के साथ टकरा कर डिफ्लेक्ट नहीं हुए, उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की। अब कह रहे हैं कि अगर 20,000 पार्टिकल्स यूज़ किए थे तो 20,000 पार्टिकल्स में से कह रहे हैं कि सिर्फ थोड़े से जो थे वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए एट फेयरली लार्ज एंगल्स एंड वेरी फ्यू बाउंस बैक ऑन हिटिंग द गोल्ड फॉइल। जैसे पीछे डायग्राम में भी था कि सिर्फ थोड़े से 20,000 पार्टिकल्स यूज़ करके उसमें से सिर्फ थोड़े से जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या हुए, डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे ये डायग्राम में नज़र आ रहा है कि वो डिफ्लेक्शन हो रही है, ये वाली डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन, थोड़े से पार्टिकल्स क्या हुए, डिफ्लेक्ट हुए। लेकिन और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि बिल्कुल ही थोड़े से पार्टिकल्स क्या हुए, रीबाउंस हुए, गोल्ड फॉइल के टकराने के बाद वो वापस आ गए, रीबाउंस हो गए। जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही गोल्ड फॉइल के साथ टकराए और वापस आ गए, तो ये रीबाउंसिंग का ही। तो ये ऑब्जर्वेशन उसने की कि जैसे ही उसने बीम ऑफ लाइट उसमें से पास करवाई तो उसको ये चीज़ें ऑब्जर्व हुई। अब उसने क्या नतीजा निकाला इस चीज़ से, अब इसका रिजल्ट क्या निकला, उसने इससे कुछ रिजल्ट इंड्यूस किया। वो क्या रिजल्ट था कि पहला जो उसने ये बताया कि जो ज़्यादातर पार्टिकल जैसे ही गोल्ड फॉइल में से गुजरे अनडिफ्लेक्टेड हो गए। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि एटम जो है वो ज़्यादातर क्या है, उसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई है, वो खाली है, उसके अंदर कोई भी चीज़, ज़्यादातर चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। एक तो ये चीज़ हमारे पास इसके रिजल्ट में इंट्रोड्यूस हो गई, क्योंकि जब बीम ऑफ लाइट पास करवाई अल्फा पार्टिकल्स की तो अल्फा पार्ट अनडिफ्लेक्टेड रहे, अल्फा पार्टिकल्स क्या रहे, अनडिफ्लेक्टेड, वो किसी चीज़ के साथ नहीं टकराए और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या करके पास करके गोल्ड फॉइल में से। तो इस चीज़ ने तो ये वाज़ह किया कि एटम्स का ज़्यादातर हिस्सा क्या है, ओको एम्प्टी है, उसके अंदर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है। सेकंड रिजल्ट जो बनाया वो ये बनाया कि जो फ्यू पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे उन्होंने ये साबित किया कि जो सेंटर है ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस, कि उसने ये चीज़ साबित की, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमेशा तब होती है जब एक जैसे चार्जेस एक दूसरे के सामने आते हैं। अट्रैक्शन होती है जब नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, लेकिन जब एक जैसे चार्जेस होंगे वो हमेशा एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करेंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। तो वो ये कह रहे हैं कि जैसे ही उसने अल्फा बीमो पार्टिकल्स पास करवाई तो उसमें से कुछ क्या किए थे, डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो वो डिफ्लेक्ट क्यों हुए, उसने ये चीज़ बताई, उसका रिजल्ट ये निकला कि उसने रदरफोर्ड ने ये बताया कि अगर वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब कि एटम के सेंटर में एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जिसके साथ वो टकराने के बाद पार्टिकल्स क्या हुए हैं, डिफ्लेक्ट हुए हैं। उसने उस पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल को क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस का नाम दे दिया। उसने से क्या कह दिया, न्यूक्लियस कह दिया। उसके बाद जो थर्ड रिजल्ट उसने बनाया वो ये बनाया कि कंप्लीट रिबाउंस ऑफ अ फ्यू पार्टिकल्स, के कुछ पार्टिकल जैसे आपको नजर आ रहे थे वो टकराने के बाद वापस आ गए थे, रिबाउंस हो गए थे। तो वो रिबाउंस क्या बता रही है कि फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज वेरी डेंस एंड हार्ड। वो ये बता रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है, बहुत ज़्यादा डेंस है और बहुत ज़्यादा सख्त है। वो इस वजह से जो कुछ पार्टिकल्स थे वो टकराने के बाद, क्योंकि डिफ्लेक्टेड होना था ना, तो उन्होंने अट्रैक्ट तो करना नहीं था, तो वो जैसे टकराए उन्होंने अपने अंदर से मूव नहीं करने दिया उनको, वो मूव ही नहीं कर सके, तो जिसकी वजह से वो वापस क्या हो गए, रीबाउंस हो गए, कि वापस रिफ्लेक्ट हो गए। तो ये किसके बारे में था, कुछ रिजल्ट जो इंट्रोड्यूस करवाए थे। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट रिजल्ट आ जाते हैं वो ये आ जाते हैं कि कुछ पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड, कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे। तो इसने पीछे भी बताया कि कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए, तो उसका मतलब ये कि उसके दरमियान कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो वो न्यूक्लियस उसने कह दिया। अब वो कह रहे हैं कि अब जो वो कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए थे उसने एक और चीज़ बताई, क्या बताई, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल, कि न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो क्या है, बहुत छोटा है, वो इतना ज़्यादा बड़ा साइज नहीं रखता न्यूक्लियस था। उसके बाद जो आगे रिजल्ट आगे इसके अलावा इवॉल्व हुआ वो ये हुआ, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इससे क्या साबित हुआ, क्योंकि जब पार्टिकल्स आए, पार्टिकल्स आने के बाद जो पार्टिकल्स तो टकराए वो तो उसके साथ टकरा के वापस, लेकिन जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन्स थे उनके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है, उन्होंने पॉजिटिव चार्ज को क्या करना है, अट्रैक्ट करना था ना। तो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रेट लाइंस पास किए हैं, अनडिफ्लेक्टेड रहे हैं, वो किस वजह से रहे, क्योंकि जो न्यूक्लियस है उसके इर्द गिर्द क्या रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं। लास्ट हमारे पास जो रिजल्ट बना कि उसके बारे में क्या बताया, वो ये बता रहे हैं कि एटम क्या, एक होल इज़ अ न्यूट्रल। एटम होल में क्या है कि अगर देखा जाए ओवरऑल तो एटम क्या है, न्यूट्रल है। क्यों न्यूट्रल है, तो उसकी वजह से क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो फिर इसकी वजह से कह रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, न्यूट्रल है ना। तो न्यूट्रल का मतलब इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन्स पर पॉजिटिव चार्ज है।
तो एटम ओवरऑल न्यूट्रल है। तो इसका मतलब क्या कि दोनों चार्जेस क्या हैं, इक्वली प्रेजेंट हैं एक एटम के अंदर। ये रदरफोर्ड ने भी वो इंट्रोड्यूस करवा दिया, क्योंकि जो कहा गया था रदरफोर्ड ने यही फाइंड करना था कि एक एटम के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो वो भी उसने बता दिया कि दोनों एटम न्यूट्रल क्यों है, क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद आ जाता है डिफेक्ट्स, क्योंकि अब रदरफोर्ड ने काम तो किया ना, लेकिन रदरफोर्ड ने उसने बेसिकली जे थॉमसन की जो थ्योरी थी उसको गलत साबित किया, क्योंकि जे थॉमसन कहता था कि वो प्लम पुडिंग की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है, लेकिन रदरफोर्ड ये नहीं कहता। रदरफोर्ड कह रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, एक न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस क्या कर रहे हैं, न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं। वो कहीं पर भी ऐसे नहीं कि पॉजिटिव चार्जेस के अंदर कहीं नेगेटिव चार्जेस धंसे हुए हैं, ऐसे नहीं है। ये कौन कह रहा है, रदरफोर्ड ने, यानी कि उसने रदरफोर्ड ने जे थॉमसन की थ्योरी को रद्द कर दिया। उसने कहा कि रदरफोर्ड की जे थॉमसन की थ्योरी ठीक नहीं थी। अब लेकिन रदरफोर्ड के काम में भी कुछ खराबियां थी। अब वो खराबी क्या थी, कुछ दो खराबियां यहाँ पर लिखी हैं। वो क्या थी कि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन, अगर क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन को देखा जाए तो उसके मुताबिक कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल्स है, और वो कॉन्टीन्यूसली अपनी एनर्जी को रिलीज भी करते हैं और अमिट भी करते हैं। क्लासिकल थ्योरी हमारे पास यही है कि इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रिमूव और एमिट और रिलीज एमिट और एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ये क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक था। तो कह रहे हैं कि अगर क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रिलीज भी कर रहे हैं और एमिट भी कर रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, एंड दे शुड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। और जैसे ही वो, क्योंकि जब जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जैसे जैसे अपनी एनर्जी लूज करते हैं तो वो नीचे आते जाते हैं ना, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन, क्योंकि जितनी एनर्जी वो लूज करेंगे न्यूक्लियस के साथ उसकी अट्रैक्शन क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो जितने करीब जितनी कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी न्यूक्लियस की उनके ऊपर क्या होगी, पकड़ ज़्यादा होगी ना। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को रिलीज करते हैं तो रिलीज करने के बाद अल्टीमेटली वो क्या होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर गिर जाते हैं। दूसरा डिफेक्ट जो ये आ रहा था, लेकिन रदरफोर्ड के मुताबिक वो ऐसा नहीं था। सेकंड डिफेक्ट वो ये है, इफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली दे शुड फॉर्म अ कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। कह रहे हैं कि रदरफोर्ड ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एनर्जी कॉन्टिन्यूसली एमिट कर रहे हैं, ये रदरफोर्ड कह रहा है। तो फिर उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि उसको कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। लेकिन रदरफोर्ड ने क्या बताया कि वो लाइन स्पेक्ट्रम शो करवा रहे हैं, कि जैसे उसने अपनी डायग्राम्स में दिखाया कि वो डिफ्लेक्टेड हुआ है स्ट्रेट लाइन में मूव करके, तो उसमें तो कहीं पे भी कॉन्टिन्यू, उसमें साथ दूसरे नंबर पे कॉन्टिन्यू स्पेक्ट्रम नहीं था आ रहा, उसमें लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस हो रहा था। तो यही वजह थी। तो ये थोड़े से डिफेक्ट्स थे, क्योंकि रदरफोर्ड का कहने के मुताबिक इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब वो रिवॉल्व कर रहे हैं अपनी एनर्जी वगैरह को एमिट और एग्जिस्ट कर रहे हैं, एमिट कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, तो फिर सीधी सी बात है उन्होंने क्या करना है, उन्होंने अल्टीमेटली न्यूक्लियस में भी फॉल हो जाना है। तो फिर रदरफोर्ड कहता है रदरफोर्ड का फिर तो थ्योरी गलत हो गई कि जैसे जैसे वो इमिट करते जाएंगे एनर्जी, क्योंकि यही है ना कि एनर्जी इमिट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की अट्रैक्शन या न्यूक्लियस की अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगी, तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करना बंद कर देंगे। तो ये एक गलती आ गई रदरफोर्ड के अंदर। दूसरी गलती ये बताई, क्योंकि रदरफोर्ड कह रहा था कि एनर्जी कॉन्टीन्यूसली इमिट होती है, कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहे हैं, तो इसके मतलब उनको तो फिर कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था, लेकिन असल में वो क्या बना रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा था। तो ये भी क्या थी रदरफोर्ड की एक जो उसका मॉडल था उसके अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस, थोड़ी सी खराबी आ रही थी। तो ये हमारे पास डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड मॉडल है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या था, कि रदरफोर्ड ने बेसिकली जे थॉमसन ने जो हमें करके दिया था उसको उसने क्या करना था, उसको उसने डिसप्रूव करना किया, और डिसप्रूव करके उसने अपनी बताई, लेकिन उसकी अपनी के अंदर भी क्या आ गया, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई। जैसे लास्ट में उन्होंने डिफेक्ट्स बताए हैं कि अगर वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी इमिट कर रहे हैं तो वो तो फिर न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। तो रदरफोर्ड यही कह रहा था ना कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, तो फिर वो और अपनी एनर्जी भी वो क्या कह रहे हैं कॉन्टीन्यूसली रिमूव कर रहा है, तो फिर इसका मतलब तो न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन्स तो फिर स्टे नहीं कर सकते। दूसरी वजह कि अगर इलेक्ट्रॉन्स वो मिट कर रहे हैं अपनी एनर्जी को कॉन्टीन्यूसली, तो उनको फिर कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए था, लेकिन कौन सा स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा था, लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा था। तो ये हमारे पास क्या था, आज का टॉपिक था जिसका नाम था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट समझ आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।